सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब भी वफाकी काबीना का इजलास होता है, एक बात ज़रूर होती है, इमरान खान सब टास्क देते हैं अपोजिशन को कोई रूम नहीं देना और ईंट का जवाब पत्थर से देना है, बड़ी सख्ती से निमटना है और एक एक चीज़ सामने लेकर आनी है। उनकी करप्शन की अब पीडीएम बिल्कुल फेल हो गई, शिकस्त हो गई इनको, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, ये बात लाजमी होती है। इसी तरह से तर्जुमानों का भी जब इजलास होता है तो यही बात होती है कि इनकी करप्शन और जिस तरह से ये एनआरओ लेना चाहते हैं, सब बातें मीडिया में बताई जाएँ और जाकर बताया जाए। लेकिन अपोजिशन का बयानिया, उसको ख़त्म करना, ये तो हुकूमत के लिए एक इम्तिहान है ही और इससे लगता है कि हुकूमत निमट भी रही। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इस इम्तिहान से तो शायद हुकूमत निकल आएगी, क्योंकि अब खुद ऐसे लग रहा है कि पीडीएम को लग रहा है कि शिकस्त उनका मुकद्दर है। तो अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर एहतजाज करने का सोच लिया है और अब मामला इलेक्शन कमीशन में ले जाया जाएगा। यानी बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह पहले बात हो रही थी कि इदारों के पास जाएँ, यानी आप अदालतों में जाएँ अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन रिग्ड थे। तो अब फॉरेन फंडिंग केस का भी मामला और इस सब मामला को लेकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ रुख करेगी अपोजिशन और वहां जाकर दबाव डालेगी। लेकिन हुकूमत का इससे बड़ा इम्तिहान जो इस वक्त बन चुका है वो है अमन व अमान की सूरत हाल। बलूचिस्तान में मच में जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया लोगों को, कारकुनों को, इतनी दरिंदगी। अब एक मसला ये है कि लवाहिकीन इनकार कर रहे हैं कि वो तब तक तदफीन नहीं करेंगे मैयतों की जब तक वज़ीर आज़म खुद आकर उनको यकीन नहीं दिलाते कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। जबकि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब को कोयटा भेजा, उन्होंने वहाँ पर मुज़ाकरात किए। कहा जा रहा है कि 8 में से 7 मुतालबात मान लिए गए। वहाँ पर लोगों के, लवाहिकीन के, एहतजाज करने वालों के, हज़ारा बरादरी से जिनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये वज़ीर आज़म वाला मामला ये अभी तक लटक रहा है। शेख रशीद ने बड़ी यकीनियानियाँ कराई, आइंदा आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, पूरी तरह से आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद तक उनको बुलाया, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं जिन पर यह जुल्म हुआ है वो अभी तक ये बात नहीं मान रहे। इसी के साथ उसामा नदीम सत्ती का मामला, वो भी हुकूमत के लिए एक इम्तिहान बन चुका है। वफाकी काबीना में इस पर भी बात हुई है। वज़रा पहुंचे उसामा सत्ती के घर, लेकिन उनके वालिद की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो दिल हिला देने वाली है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला, अगर मुझे इंसाफ ना मिला मेरे बेटे के कत्ल पर, तो क़यामत के रोज़ मैं वज़ीर आज़म से सवाल करूँगा, वो कसूरवार होंगे। यहाँ तक की स्टेटमेंट उसामा नदीम के वालिद ने की है। तो अब ये इम्तिहान है इस वक्त हुकूमत के, बड़े इम्तिहान के। क्या वो ये जिन्होंने दहशतगर्दी की, चाहे वो इस्लामाबाद में उसामा सत्ती का मामला हो या फिर बलूचिस्तान का मामला हो, वहाँ पर इंसाफ हुकूमत दिला सकेगी, दहशतगर्दों को पकड़ सकेगी, करार वाक़ई सज़ा दे सकेगी। असद खरल, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, क्या आपको लगता है कितने वक्त में हुकूमत को ये दहशतगर्दी, एक तो जो पुलिस वालों की तरफ से हुई और वहाँ पर जो बलूचिस्तान में हुई, कितना टाइम है हुकूमत के पास कि उतने वक्त में हुकूमत कुछ कर दिखाए? देखिए मामला ये उसामा साहब, आज इस वक्त या आज के दिन के अंदर 2 इंतहाई अहम इजलास हुए हैं जी। एक हुआ है अस्करी क़यादत का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है अभी, और दूसरा है वफाकी काबीना का इजलास। और अस्करी और जो सिविलियन क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। बहुत सारे इसके अंदर जो इश्यूज़ है वो डिस्कस हुए हैं। उसमें चंद एक चीज़ें मैं कह रहा हूँ। एक, जिस तरह अभी आपने बात की है वाक़े की, वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है, शेख रशीद साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, हज़ारा जो कम्युनिटी के साथ जो एक वाक़या पेश आया, और बाबर अवान साहब से जिस तरह आपने कहा कि उसामा सत्ती के वाले से रिपोर्ट की, वहाँ पे शेख रशीद साहब ने जो अभी आपने कहा कि बावजूद शेख रशीद साहब के जाने के लाशें रख के वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर आज़म साहब यही जो बातें आप कह रहे हैं वो अपनी ज़बान से यहाँ पर आके हमें नहीं कहेंगे, हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। आज जब वफाकी काबीना का इजलास जो हुआ, उसके अंदर 2 जो वज़रा हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया, जिसमें ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब थे और जो उनके मामले खसूसी हैं उनको नदीम अफजल चंद साहब जी। तो जारी बात है उसके वाले से उनका डिफरेंट जो कि पोर्टफोलियो है। उन्होंने ये कहा कि इन हालात के अंदर आपको फ़ौरन वहाँ पे जाना चाहिए। तो इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने इससे एग्री भी किया और दीगर जो वफाकी जो वज़रा थे या बाकी जो मावन और मशीद जो भी उसमें शामिल थे उस इजलास में,
उनकी अक्सरियत ने ये मशवरा दिया, तो इस पर उन्होंने एग्री भी किया और उन्होंने कहा कि शेड्यूल जो भी है इस हवाले से उसको उन्होंने यानी मस्बत जवाब दिया है कि वो जाएंगे। अब अगर जब वो जाना ही है तो मेरा ख्याल टाइम से ये मामला ऐसा है कि देखें ना, लाशें रख के वो बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो भारत जो इस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व ज़ाहिर बात होने के हवाले से जो भी अभी तक फुटप्रिंट आ रहे हैं और जो बेनिफिशरी हो सकता है वो इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान सूबा है और जिस तरह वो चीज़ें। दूसरी मामला है वो है अफ़गानिस्तान, जो इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ है जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब उनसे ये बात की गई कि जनाब ये जो डायलॉग होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी डायलॉग मैं किस बात पे करूं। डायलॉग के लिए वो सबसे पहला मुतालबा ये अपोजिशन का या पीडीएम का कि नैब को खत्म किया जाए। छोटी सी मैं इस पर इमरान खान साहब ने छोटा सा जी इस पर तफसील से खैर साहब आपकी इजाजत से बाबर डोगर साहब, ये जो कोर कमांडर का एक लाइन अगर मुझे बोल देना। अच्छा। कोर कमांडर के अंदर जो एक तो ये है कि इत्मीनान का इजहार किया गया जो अफगानिस्तान के अंदर जो पीस कायम हुआ है। दूसरा जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल हमारे थ्रेट्स हैं जिसमें ये बलूचिस्तान का एक साने है और जिस तरह भारत की जिस तरह वो इन्वॉल्वमेंट है हमारे अंदर, और जो एक्सटर्नल थ्रेट है और हमारी जो दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पर इन अमूर को वहाँ पे डिस्कस किया गया। क्योंकि अभी डोगर साहब मेरा ख्याल करेंगे बात, और उसके बाद जो वज़ीर आज़म का भी बताऊंगा जी उस पर वो जो मजीद कि क्या वहाँ पे गुफ्तगू शनीद हुई कैबिनेट के अंदर, उस हवाले से जाते हैं। बाबर डोगर साहब, कब आपको लगता है कि कुछ हो सकेगा? क्या बेहतर नहीं होगा कि वज़ीर आज़म अगर जाते हैं कोयटा, चलें अच्छी बात है, लेकिन साथ ही कुछ जाकर वहाँ पर बता सके कि हम दहशतगर्दों के करीब पहुँच गए हैं, ये वाला नेटवर्क था, ये वो शख्स है, कोई उसके खिलाफ एक्शन तब तक हो सकेगा? उसामा साहब, पहले तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि एक ख़ास कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और आज से नहीं पिछले कई दहाइयों से उनको टारगेट किया जा रहा है। और लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आज तक इस मामले का कोई सदेबाब नहीं कर सकी। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बलूचिस्तान गवर्नमेंट का रवैया है कि जो उनकी दादरसी के लिए वहाँ पर उनका कोई बंदा भी नहीं गया। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है उसी वक्त सारी गवर्नमेंट वहाँ पे पहुँचती और उसका कोई हल ढूंढा जाता। अब सबसे आसान तरीका तो ये है ये कह देना कि जी भारत इसमें एंगेज है। ऑफकोर्स भारत एंगेज है, सारी दुनिया को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मसला ये है कि हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है लोगों की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन, लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। बिल्कुल सही। बाकी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब सेकेंडरी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि लोगों को उनकी जान को, उनके माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। इसमें अब कोई शक नहीं है कि ये जिस तरह से हज़ारा कम्युनिटी के ये जो 11 लोग शहीद हुए हैं, गवर्नमेंट अपने काम में उन कोताही आई है। इससे पहले भी आपने देखा कि पहले भी उनके लोग टारगेट होते रहे। यहाँ माल रोड पे गवर्नर हाउस के सामने भी प्रोटेस्ट होता रहा, लोग डेड बॉडी रख के बैठे रहे। PMLN के दौर में भी ये होता रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये होता रहा, लेकिन आज तक उसका कोई सदेबाब नहीं ढूंढा गया। एक और बदकिस्मती ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्रायोरिटी है कि नहीं है। अब तो मुझे शक पड़ना शुरू हो गया कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल ही नहीं है। प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। कुछ की प्रायोरिटी ये थी कि लूटो खसूटो और यहाँ से और लेकिन छोड़ दिया कि ये सारा काम फौज का ही है जी। फौज जो है बाहर भी देखे, अंदर भी सारी सिक्योरिटी फौज की जिम्मेदारी है। फौज भी तो एक कंपोनेंट है ना, इसी सोसाइटी का एक कंपोनेंट है। ये जो हुकूमत है, ये जो गवर्नमेंट है, इसी का एक अदारा है। फौज कोई अलहदा से तो नहीं है, वो भी। लेकिन पुलिसिंग फौज का काम नहीं है बाबर साहब। फौज चले ऑपरेशन कर रही है, मुझे एक बात बताएं, अगर सारा काम फौज का है, सरहदों की हिफाजत करना भी फौज का काम है, पोलियो वैक्सीनेशन भी, कोरोना भी, जानो माल की हिफाजत भी फौज का काम है। तो ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये जो पुलिस है, ये जो कांस्टेबलरी है, ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो होम मिनिस्ट्री है, ये किस लिए है? इनका क्या काम है? ये क्या कर रही हैं? शेख रशीद साहब क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर क्या करते हैं? उनके IG क्या कर रहे हैं? उनके चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? उनका होम का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? चले उसामा साहब, मसला ये है कि मैं एक चीज़ बार बार यहाँ पर डिस्कस होती है कि जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर सारा दिन पोलिटिकल स्टेटमेंट ही देते रहेंगे, सियासी बयानात ही देते रहेंगे, तो अपने अदारे को, अपने जिस काम के लिए उनको पोर्टफोलियो मिला है,
उसको वो कब टाइम देंगे, किस वक्त टाइम देंगे और कितना टाइम देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल ठीक। पहली और आखिरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की यही है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। एक थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करते हैं, जो उसामा नदीम सत्ती की जिस तरह से हलाकत हुई है, जिस तरह उसकी जान ली गई है, वो बिल्कुल इससे इस तरह से अलग मामला है कि यहाँ तो दहशतगर्द हैं, लेकिन जिन दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस ने इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी आप बात करें जी पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, वही पुलिस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डकैतियों पर डकैतियाँ हो रही हैं। मेरा ख्याल है 24 घंटों में 5-5 डकैतियाँ हो रही हैं, और वो डकैतियाँ तो रुकती नहीं, लेकिन डकैती के नाम पर एक नौजवान का कत्ल हो जाता है पुलिस के हाथों, जिस पुलिस ने हिफाजत करनी है लोगों की। इसमें आपको क्या लगता है कितनी देर लगेगी इंसाफ दिलवाने में? उसामा साहब, होना तो ये चाहिए था कि अभी तक उसका वालिद कह रहा है जुडिशल कमीशनर बनाया था, ये गवर्नमेंट को खुद जुडिशल कमीशनर बना देना चाहिए था। गवर्नमेंट को खुद चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती और पता चलता कि ये कहाँ पर गलती हुई है। अगर ऐसे लोग जो लोगों पे, अपने ही शहरियों पे दिन दिहाड़े गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं और बायबस गोलियां निहते लोगों पे चला देते हैं, इनको किसने भर्ती किया, ये किस तरह से भर्ती हो गए, ये किस तरह से यहाँ तक पहुंच गए, इनको ड्यूटी पे किसने खड़ा किया था, इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी, मतलब ये सारे सवाल हैं। 4-5 बंदे तो एक्सपोज हुए हैं, कल इस तरह का दोबारा कोई और वाकया हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? अपोजिशन की बात छोटा सा इसके साथ अब मामला यह है कि यही इस्लामाबाद पुलिस, यही आईजी, यही हुकूमत आपके सामने ये भी दुनिया का रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था, जो एम्बेसडर जो थे, जो सफीर थे, उनकी फैमिलीज जो है उनके लिए ये मौजूद शायर वफाकी दारुल-हुकूमत नहीं था। इसी आईजी पुलिस, इसी हुकूमत के दौरान वो स्टेटस बहाल हुआ कई सालों बाद। एक क्रेडिट फोर्स को, पुलिस को जाता है, हम बात है। लेकिन मामला ये है कि ये जो काली भेड़े हैं जिनकी वजह से हमारा वफाकी दारुल-हुकूमत का एक जो इमेज है बैठ गया, पुलिस फोर्स का इमेज खराब हुआ, सारी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, तो इसका नुकसान क्या है? तो ऐसी काली भेड़ों को मेरा ख्याल है पुलिस को भी, वजारत दाखिला को और हुकूमत को इब्रत का निशान बनाना चाहिए। अगर पहले वाकयात के लिए अगर एक्शन हो जाता, के लिए, जो पुलिस के लिए, जो मिनिस्ट्री के लिए एम्बैरेसमेंट का शिकार बने हैं ऐसे लोग, पहले वाकयात में एक्शन हो जाता तो शायद आज ये ना होता। होता क्या है उसामा साहब, होता क्या है? अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है कि सानिया साहिबाल हुआ, किसको सजा हुई? किसी एक बंदे का मुझे नाम बता दे जिसको सजा हुई हो। सुलह हो जाती है, सारे बच्चे निकल सानिया मॉडल टाउन देख ले, किसी एक को सजा नहीं हुई। जिस मुल्क में सजा और जजा का कोई सिस्टम ही ना हो, आप कोयटा में वो एक एमपीए था, उसने एक पुलिस वाले को रोंड डाला, वो भी आज उसकी भी बेल हो गई, वो भी चला गया। तो सर जिस मुल्क में इंसाफ ही ना हो, लोगों को इंसाफ मिले ही ना, तो फिर वहां पर इस तरह के वाकयात को कैसे दिन दिहाड़े वो एमपीए फांसी के फंदे पे होता, सानिया मॉडल टाउन के लोग फांसी के फंदे पे होते, सानिया साहिबाल के लोग फांसी के फंदे पे होते, उनमें से किसी एक से इंसाफ मिला नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इंसाफ मिल रहा है? प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के बाद इंसाफ का मरला आता है ना डॉक्टर साहब। सर इंसाफ जो निजाम अदल है ना उसामा साहब, खरल साहब, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत लूप होल्स हैं। देखिए इंसाफ जज के पास अगर का जो मरना है ना, फाल्टी है, प्रोसिक्यूशन कमजोर है, तो जज क्या करेगा वहां पे? और जुडिशरी, तीनों उसके कंपोनेंट हैं। जब मैं ये बात करता हूं कि इंसाफ नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम ही बैठा हुआ है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तीनों चीजें आ जाती हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन भी आती है, उसमें अदालतें भी आती हैं, उसमें तो सर उसमें कैमरे में वीडियो में नजर आ रहा है उस मामले में। सर अब बैठा हुआ है ना, मैं काबीना का आपने हवाला दिया था असद खरल साहब के, वहां पर ऑपोजिशन भी डिस्कस हो रही है। क्या अब अपोजिशन ने शिकस्त तस्लीम कर ली है कि ये एहतजाज से, जलसों से, रैलियों से, हत्ता के लॉन्ग मार्च, धरना, इससे कुछ नहीं बनना, क्योंकि अब तो वो होना ही नहीं। तो अब उन्होंने अपना एहतजाज का रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ कर दिया है और 19 जनवरी को मंगल को इलेक्शन कमीशन के सामने धरने और एहतजाज का ऐलान किया है। तो अब वो धरना तो नहीं हो सका जो कहा था जिससे हुकूमत गिर जाएगी, अब ये इलेक्शन कमीशन के दरो दीवार हिलाने की तरफ मामला है। ये कैसी स्ट्रेटेजी है? खुदा पहाड़ और निकला चूहा, चली कहां से बात थी। साल एक गुजर गया है, 20 से 21 आ गए, 20 से 21 आ गए। ये गिद्दड़ बबकियां हम सुन रहे हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च होगा, वो रॉन्ग मार्च साबित हुआ। मैंने कहा था आपके सामने, जी पहले दिन फिर उन्होंने कहा जी अवामी जनाब इज्तिमात और जलसे जुलूस जनाब इतने, वो रैलियों पे आ गए, जलसों से मामला रैलियों तक पहुंच गया। इस्तीफे 31 दिसंबर को जमा होने थे, फिर जाने थे, वो कहानी गई, गोल हो गई। फरवरी में इन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो कहानी गई।
इस्तीफों के हवाले से उन्होंने कहा कि जो सैंड के इंतखाबात है, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की धमकियां दी गई थी, ठीक, वो हिस्सा ले लिया। अब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ रुख हो गया। आज जो कैबिनेट के इजलास के अंदर एक ये मामला भी बड़ा अहम हुआ है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अपोजिशन जो है ना, PDM जो है जी जी, उसको लॉन्ग मार्च, रॉन्ग मार्च जो भी है, मैं तो रॉन्ग मार्च ही कहूँगा, अगर वो करती है, रिजाज करती है, रैलियाँ निकालती है, तो उसको फ्री हैंड दिया जाएगा। अच्छा, क्यों वो कह रहे हैं? साथ ही उन्होंने 2 और टास्क दिए। एक तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के हवाले से अभी आपने देखा 2 खरब और पता नहीं 22 अरब रुपए की करप्शन हुई है। पैसा ठिकाने लगाया गया किस मद में? सिर्फ एक मद में, सिंध के अंदर 2012 से 17 तक 5-6 सालों में इसी जो हुकूमत है जो 12 साल से है, किसकी मद में? पेंशनर की मद में 147 अकाउंट खुलवाए गए और वही इंटीरियर सिंध के अंदर खुलवाए गए। उनके अंदर 2 खरब और 22 अरब ठिकाने लगा दिया गया। ओमनी ग्रुप, फेक अकाउंट, फेक जाली, ये सारे किस्से, सब्सिडियां, शुगर मिलों पे कब्जे, ये जो कहानियां, सिंध बैंक को लूटना, समिट बैंक और सारी कहानियां, ये एक और स्कैंडल आ गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मेरे ख्याल नजर से ये नहीं गुजरी अभी, और अगर ये गुजर गई, क्योंकि जिस तरह वो कीन है, कंसर्न है कि 2 खरब कौम का टैक्स पेयर का पैसा। उसामा साहब जी जी, अब आ गया इनका मामला। दूसरा, इमरान खान साहब के पीपल्स पार्टी की और जो नून लीग की जो भी करप्शन के मामला हैं इनको एक्सपोज किया जाए। और सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस भी। अच्छा आगे छोटा सा ख्वाजा आसफ साहब का वही मामला, 1 अरब और 1 अरब जनाब, ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अरब 45 करोड़ के जनाब आ गए खाते सामने। 1 अरब 45 करोड़? हाँ जी, खाते सामने अभी थोड़ा है, अभी जरा थोड़ा सा, अभी पार्टी शुरू हुई है। 48 अकाउंट सामने, करोड़ों की बात थी, 48 अकाउंट सामने है। वो 22 करोड़ और 40 करोड़ का तो मैंने बताया था उस वक्त, 66 बन के जो 15-16 के अंदर इन्होंने घर बेचा था, जो 15-16 करोड़ का, और तहवील भी रहे उसी में रहे। अच्छा। फिर 40 करोड़ एक और वो तारक नामी मीर कंपनी को था। जी। फिर वो 22 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी 221 मिलियन वाली। अब आ रहा है नैब की, जो आपको पता है नैब भी फिर व्हाइट कलर क्राइम इनको पकड़ना, फिर जो सारा मामला 1 अरब 45 करोड़ के खाते उन्होंने निकाल लिए। 48 अकाउंट सामने आ गए। अकाउंट्स के अंदर 22 करोड़ और 30 लाख की जो रकम जमा हुई, उसके हवाले से उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब आप जरा बता दें इसके जराए आमदन क्या है। अच्छा, बेनामीदार और ब्रोकर जो है, नैब ने कहा कि चूंकि ये मुख्तलिफ आपको पता करते हैं, वही टीटी स्कैंडल, जरदारी साहब वाला, शरीफ फैमिली वाला, सैकड़ों जाली, और ये ख्वाजा साहब, इसमें वही अकामा, वही टीटी और वही मोडस ऑपरेंडी नजर आएगा आपको। उन्होंने कहा कि हम सामने आमने बिठा देते हैं, क्योंकि आए बाएं शाये हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा हम उधर इधर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही मसला है। शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और चीनी मुश्ताक, सलमान जो अब्बासी वगैरह, सलमान, वो सारे आपस में सामने बिठाया जाएगा। डॉक्टर साहब अगर वो बैठ जाते ना, सारे आपस में कन्फ्रंट हो जाते, तो दूध का दूध पानी का पानी। बाबू साहब आपको असंदर की खबरें होती है। मेरी बात सुने, मैं खल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ख्वाजा साहब का एहतसाब जो होता है ना, एहतसाब बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। मैं मुझे एक बात बताएं खल साहब, आप बिल्कुल सारा कुछ सही कह रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेना। छोड़े, मैं आप सब वो ये कहते हैं कि तमाम डिक्लेयर था। अच्छा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ अकाउंट्स में डिक्लेयर। मेरा एक सवाल है खल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये सारे अदारे जो हैं, ख्वाजा आसिफ भी है ठीक है, फजलुर रहमान भी ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, खाकान अब्बासी, सब कुछ ठीक है। मुझे एक बात बताएं, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद क्या गवर्नमेंट सो गई है? FIR सो गई है? कहां पर गई वो FIR? मालूम जबा केस कहां पर गया? ये कौन सा एहतसाब है? ये एहतसाब तो मैंने नून लीग के दौर में भी होता रहा, जब आसिफ जरदारी के खिलाफ पर्चे दर्ज होते थे। ये एहतसाब तो हर दौर में, मुशर्रफ दौर में भी होता था, जब नून लीग के खिलाफ पर्चे दर्ज होते थे। मुझे एक बात बताएं, इसको ये कहते हैं कि ये अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है। सुन ले, काबीना के अंदर यही आपके सवाल का जवाब इमरान खान क्या दिया, आप मैं बता रहा हूं। वजीर आजम साहब से जब ये कहा गया, ये सारे लोगों ने कुछ न कहा। हमेशा आपको पता है दोनों तरफ खेलने वाले भी होते हैं कि जनाब डायलॉग करने चाहिए, ये नहीं है, शिद्दत में थोड़ा कमी, तनाव में कमी होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट वहां पे क्या थी, बात क्या हुई, उन्होंने कहा जी नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। सुन तो ले, एक सवाल छोटा सा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसने मेरे जानने वालों को भी पकड़ा है। सुन ले, उसने कहा उसने मेरे जानने वालों को भी पकड़ा है।
सलीम खान, बाबर अमान, खरल साहब, मुझे एक बात बताइए, जाने वालों को भी पकड़ा है, को पकड़ता है, उसके बाद ये तो एक आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उसको छोड़ें, मुझे रियलिटी की बात दबाव नहीं डालूंगा की बात करें। अगर नैब कह दे कि दबाव डाल रही है हुकूमत, सर मुझे एक बात बताएं, नैब को कहेगी हुकूमत दबाव डाल रही है, मुझे एक चीज बताएं, पकड़ा ख्वाजा आसिफ जाता है, आधे घंटे के बाद शहजाद अकबर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, किस खाते में? क्या वो नैब का मुशीर एहतसाब है? वो देख रहे हैं कि वो नैब का स्पोक्समैन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी उसका काम यही है कि अपने लोग पकड़े जाएं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर साहब ब्रेक हो जाएगी। मसला ये है कुसामा साहब, ये तमाशा तो हर दौर में ही होता है। ब्रेक से पहले पकड़ा जाएगा मगरमच्छ जो गवर्नमेंट आपकी बात पेट्रोल का जो हुआ सारा कहां पर है, आटे का जो स्कैंडल है कहां पर है, चीनी का जो स्कैंडल है कहां पर है, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। बाहर से आता है एक झूठी सी एफआईआर, पकड़ने वाला आपकी बात है, मैं एग्री हूं कि अगर नहीं पीटीआई के लोग उनके साथी नहीं पकड़े जाते, गिरफ्तार नहीं होते, पाबंदी नहीं होते, अच्छा ब्रेक तो सवाल नहीं, कोई भी नहीं हो रहा। मैं मुझे एक बताएं कौन हो रहा है? अच्छा किसी एक पे भी आदमी डाला जा रहा है। साहब मुझे बताएं, अब ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने जा रही है, इतलात यहाँ आपके पास अंदर की खबरें होती हैं कि 200 लोग फी जो एमपीए है या सूबाई हल्के से कम 200 कारकुनों को एक साथ लाना है और 20 खवातीन। क्या वहाँ पे सर वहाँ धरना और एहतजाज किस लिए? इमरान खान के जो बाहर फॉरेन अकाउंट्स का जो केस चल रहा है उसको जल्दी निपटाया जाए। वो तो मेरा ख्याल है जेल हुई बाबर साहब ये होगा पहले ख्वाजा साद रफीक चले जाए कि हमारी जनाब असल जमात है, मौलाना साहब ने कब्जा कर लिया, हम पहले ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा अहमद हसन की लड़ाई है कि उसका भी फैसला होना, फॉरेन फंडिंग हो, पीटीआई के फंड की बात हो, पीपल्स पार्टी की लोग लाएंगे, ब्रेक का वक्त हो गया। ख्वाजा साद रफीक ख्वाजा अहमद हसन की लड़ाई इसी बात पर हुई थी अदालत में, जब शहबाज शरीफ पेश हुए कि जी 5000 से 10,000 लोग लाने थे, ख्वाजा अहमद हसन साहब खुद भी नहीं आए, लोग भी नहीं लाए। अब कहा जा रहा है कि वो टारगेट दे दिया गया 200 का। इतने लोग भी एक बंदा लेकर आएगा या नहीं, देखा जाएगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीरियों के हवाले से। अब पता चला। अब पता चला। आज 5 जनवरी को कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत का दिन मनाया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है और कहा है कि अक़वाम आलम को अब इस पर काम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको हक़ मिलना चाहिए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। इस हवाले से उनको यह हक़ मिलना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और भारत खुद ये लेकर गया था मामला अक़वाम मुत्तहिदा में, और आज अब ये 73 साल हो गए हैं, लेकिन ये जुल्म मुसलसल हो रहा है और आए दिन वहाँ पर मासूम लोगों का खून बहाया जाता है मक़बूज़ा कश्मीर में। और अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात तो होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान मामला ले जा चुका, वहाँ पर बहस होती है, फिर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें कह चुकी और तारीख़ में पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट आ चुकी कि किस तरह से RSS और BJP वहाँ पर जुल्म ढा रहे हैं। अब तो OIC की तरफ से भी आ गया। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये पाकिस्तान का यकीन फ़र्ज़ है, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें करता रहता है, लेकिन अभी तक जिस तरह से इंसानी हुकूक़ का बड़ा उठाया जाता है मामला, किसी और मुल्क में कुछ हो जाए, आप देख लें अगर चीन होगा, रूस होगा, इस तरह के ममालिक होंगे, तो आप देखिएगा अमेरिका में इंसानी हुकूक़ की तंजीमें किस तरह बात करेंगी या किसी और मुल्क में। लेकिन जब ये भारत का मामला आ जाता है तो OIC ममालिक भी उस तरह से नहीं उठते, दीगर ममालिक भी। अब तिजारत इतनी है कि यहाँ पर कंज्यूमर हैं जी, 1.25 अरब की आबादी है, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जा रही हैं, हम उसको नाराज़ ना करें। तुर्की ने देख लिया, मलेशिया ने देख लिया, तो उनकी जनाब प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भारत कर देता है, वो आने नहीं देता। तो ये मुआशी मसाइल, इसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की 200 ममालिक मिलकर भी उस तरह आवाज़ नहीं उठाते जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। उसामा साहब देखें, पाकिस्तान जो है वो तो इसमें एक शरीक है कि हम तो ये क्लेम करते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा सारे का सारा है। पाकिस्तान तो ये अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अदारा जो मुसलमान ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, जिसके अगराद व मकासद में ये था कि मुसलमानों के दरमियान जो रवाबित है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा उसके ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई जाएगी और उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा। अब OIC के सारे ममालिक जो हैं
वो यहाँ पर भारत के खिलाफ बात उठाने को तैयार ही नहीं है। गल्फ स्टेट देख लें, सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, जितने भी अबू धाबी देख लें, दुबई देख लें, ये तो वो सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ पर मोदी जो मुसलमानों, गुजरात में मुसलमानों का कातिल है, जिसको कसाब कहते हैं, वो मोदी जिसने गुजरात में मुसलमानों के खून की होली खेली, वो मोदी जिसने इंडिया में माइनॉरिटीज़ के लिए जगह तंग कर दी, वो मोदी जिसने कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा कर लिया और उसका जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसको ख़त्म कर लिया, वो मोदी जिसके हाथों कश्मीरी औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, कश्मीरी बच्चों की जानें महफूज नहीं है, कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तकसीम किया जा रहा है, उस मोदी को अरब कंट्रीज जो हैं वो मेडल पहना रही हैं, हार पहना रही हैं। इसके बाद आप वेस्ट और यूरोप से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन ये यूरोप वही है जिसने गुजरात मैसेकर जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो फिर अमेरिका में वीजे पर भी पाबंदी थी मोदी के, और ये आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा कातिल ये हालिया तारीख में मोदी को करार दिया गया। मुझे उसामा साहब, मगर उसके बावजूद ये चीज ये इंसानी हकूक के नाम नहार जो सो कार्ड जो अलंबरदार है और ये आलमी जो बरादरी है और ये बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है? आपने जो बात की ये रिकॉर्ड पे है, ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता था, ये टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर था। अब वही मोदी जो है, और डोगर साहब जो बात कर रहे हैं ना, बार बार OIC के ऊपर टाइम हम ज़ाया करते हैं। OIC का नाम किसी बड़ा, मैं जिसने भी लिखा है ना तरदीम, मैं समझता हूँ उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये वो वर्ड है ना OIC, अच्छा, ये मेरा ख्याल उससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। और जो हिपोक्रेट ये है, और जो ये आलमे इस्लाम 52 ममालिक है, अरबों, आपकी अरब से 2 अरब 3 से कितनी आपकी आबादी है, और आज अगर ये आज इस हाल पे मुसलमान जो वो बोस्निया के हों, वो फलस्तीन के हों, जिस तरह इजरायली जो दहशतगर्दी है, जिस तरह ये भारतीय दहशतगर्दी है, कितने ममालिक में गिनाऊं जहां पे मुसलमान कसम पुरसी की जिंदगी, एक किसी और मिनॉरिटी का बंदा उसके ऊपर को बात हो जाए, यही UNO। अब UNO की जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो एक इदारा है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 जनवरी को आज से 70 साल पहले यही हक़ खुद इरादियत की उन्होंने बात की थी ना, जम्मू कश्मीर के गैर जानब तो क्या मिला था, इसको आज वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यही कहा, उनको याद दिलाया है, उनको शर्म दिलाई है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा UNO जो फोरम है अक़वाम आलम का UNO, अगर क्या इजराइल में इस तरह का वाक़या होता और उसकी कोई रेजोल्यूशन होती तो पूरी दुनिया को नेटो फोर्सेस बन के चलाई नहीं करती। मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के इवाम को मैंने देखा कि मोदी जो है उसको किसी चीज की परवाह नहीं, इस्तेसवाबे राय वो वहां पर बाबर साहब मोदी का इशू नहीं है, अब वो इशू UNO का है। UNO की क्या पीछे रह जाती है कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वहां पर मदारिस बंद किए जा रहे हैं कानूनी तौर पर। UNO की रेजोल्यूशन का है और हिपोक्रेसी का है, डिस्क्रिमिनेशन का है कि अगर किसी मुसलमान के हवाले से UNO की सिक्योरिटी काउंसिल मुसलमानों के लिए उनके राइट्स के लिए अगर सिक्योरिटी खुद इरादियत की इस्तेवाब राय की जो करारदाद है, उनको जमानत किसने दी है? मैंने तो नहीं दी, UNO दी है। तो UNO अगर अपनी करारदादों पे अमल दरामद नहीं करा सकता, जो है वो लग रहा है कि जैसे इंडिया के सामने घुटने टेक गया है, अमेरिका यूरोप इंडिया के सामने इसका मतलब समझे, इसका मतलब UNO बेबस है, भारत और मोदी के सामने UNO बेबस है, वो हिपोक्रेट है, वो सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान को इंडिया के साथ सीधा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को दुनिया को बताना पड़ेगा कि जनाब पाकिस्तान इस पे अपनी आवाज बुलंद करेगा और पाकिस्तान किसी भी हद तक चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये एक तो बात बताएं, मुझे ये जो इंडिया जो कर रहा है इसको ये नहीं करना। मुझे एक बात सवाल है साहब, खाली एहतजाज करने से, पाकिस्तान में एहतजाज करने से, ट्वीट करने से, प्रोग्राम करने से ये मसला नहीं हल होगा। अच्छा, बात सुन लेते ये अब 70 साल हो गए हैं,
पता नहीं कितने हजार प्रोग्राम हो गए, कितने ट्वीट हो गए, कितना कुछ हो गया। मुझे ये इंडिया हमें उसको रोकना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल नरेंद्र मोदी को कहीं ये तो नहीं लगता कि उसने मकबूजा कश्मीर पर दिन ब दिन जुल्म बढ़ाकर देख लिया, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा, चले जी रेज़ोल्यूशन आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे एक बात, अब उसने मदारिस बंद कर दिए कानूनी तौर पर। पहले तो वैसे ही था ना, मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू वहां पर एक मस्जिद पर अटैक करते हैं, उसको शहीद करते हैं, उसके ऊपर अपने परचम लहराते हैं और पर्चा मुसलमानों के खिलाफ दर्ज कर लिया जाता है। ये तो इंडिया में आज हो रहा है कि वहाँ पर मसाजिद महफूज नहीं है, वहाँ पर मुसलमान महफूज नहीं है, वहाँ पर माइनॉरिटीज महफूज नहीं है, वहाँ पर सिख महफूज नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट करना इसका हल नहीं है, जो आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कर देना इसका हल नहीं है। हमें इस पे प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा। चाइना हमारे साथ है, वो जो हमारे साथ जवाब है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ा खाली जुबानी एहतजाज से कश्मीर का मसला हल नहीं होना, उनके लिए मसाइल बढ़ने हैं। अगर उसका हल है पाकिस्तान एक देखिए जी पाकिस्तान अग्रेशन कर रहा है जी, ये देखिए जी पाकिस्तान नहीं, उसामा साहब अग्रेशन कौन कर रहा है? वो यूएनओ की रेजोल्यूशन क्या कहती है? इससे सवाबे राय का हक किसने दिया? मैंने दिया, पाकिस्तान ने दिया, 70 साल पहले दिया। रेजोल्यूशन हुई, भारत ने एक्सेप्ट किया, वो यूएनओ का रुकन मुल्क है, हम रुकन मुल्क है। भारत ने वो रेजोल्यूशन के तीसरे करके उसके मुंह पे मार दिया यूएनओ की। यही है अमली तौर पे। उसने जब स्टेटस खत्म कर दिया, वो डॉक्टर साहब बात बढ़िया है, लीगल एक्सपर्ट से, इंटरनेशनल माहिरीन से ये बात कर ले, जब उसका स्टेटस उस करारदाद के तहत उनको हक खुद इरादियत इस सवाबे राय की हक की जमानत दी यूएनओ ने, भारत को उसको डॉक्टर साहब तस्लीम किया, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने तस्लीम किया, पाकिस्तान के जो कायदे आज़म बानी पाकिस्तान उन्होंने इशारा करार दिया। अब मामला ये नहीं है यूएनओ की, अब मामला छोटा सा डॉक्टर साहब, उसके बाद छोटा सा मामला ये है कि जब उन्होंने स्टेटस खत्म कर दिया, अब खत्म कर दिया, तो अब ये स्टेटस तो उसका हम अग्रेशन, क्या अग्रेशन तो वो कर रहा है। साहब उसका एक ही हल है जो चाइना ने हल निकाला है। उन्होंने जो ठुड्डे और मुक्के आप एंटर हो जाए वहां पे को आगे लगा के वो इलाका अपना रिकवर किया है ना, यही मसला, हमें भी यही करना पड़ेगा। अब भारत कहीं नहीं जा सकता, बढ़ना पड़ेगा। वो खुद खाली बैठकर, खाली बयाना देकर, खाली प्रोटेस्ट कर, खाली ट्वीट कर, खाली फेसबुक पे कश्मीर आजाद ये तो जंग खत्म नहीं, ये तो बात आप जंग में कर रहे हैं। आप दोनों तो जंग छेड़ने की बात छीननी चाहिए भाई, जाके एक ही हल है, वो हल आपके खिलाफ हो जाएगा। क्यों खिलाफ होगा? आपने जंग छेड़ दी, किस बात पे खिलाफ होगा? कहेगा आपने जंग छेड़ दिया, अपनी करारदाद में अमल चीन ने क्या कर लिया? उन्होंने मार मार के जूते इंडियन फौजियों को बाद भगाया। क्या कर लिया? किसी क्या कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा ने? कितने बंदे कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म कर पे उसके क्या वहां पे किया? यूएनओ ने क्या किया वहां पे? सर लद्दाख किस मुंह से यूएनओ में जाएगा? लद्दाख पर चीन भी कहता है कि हमारा क्लेम है, लेकिन उसने कोई लद्दाख पर जाकर मतलब पूरे आगे तक जाकर उसने भी आज पाकिस्तान कश्मीर के साथ हाथ, चाइना के साथ हाथ में लाए। सुबह कश्मीर भी आपका और लद्दाख भी आपका। मैं आपको बैट लगा मॉनिटर सुन ले, इन द लाइट ऑफ यूएनओ रेजोल्यूशन पाकिस्तान तमाम दुनिया के ऑब्जर्वर को, मॉनिटर को, यूरोपियन यूनियन सारों को लेकर बता दूं, बॉर्डर पे खड़ा हो और इस सवाबे राय के हक में अगर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटस मांगना चाहते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान अनाउंसमेंट जो वो करे लोग, इस सवाबे राय यूएनओ की करारदाद की रोशनी में करवाए, ऑब्जर्वर की मौजूदगी में। अगर वो कहे हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इन फौज को जूते मार के भगाएं चाइना की तरह। हमने क्या किस लिए रखी है ये एटम बम बनाए हैं कि हमारे मुसलमान उनकी इज्जतों की असमत दरी हो, बच्चे जो है उनको मारा जाए और जो बुजुर्ग है उनको मारा जाए, उनका पानी बंद कर दिया जाए और हम तमाशा देखते रहे। हम खामोश तमाशाई का, मुसलमान हमारे मर रहे हैं, खामोश तो नहीं, हम आवाज तो कम से कम उठा रहे हैं, घर जो है जिस तरह असमत दरी हो रही और हम तमाशा लेके यूएनओ को क्या किरदार है? किस मुंह से भारत यूएनओ जाएगा? यूएनओ की करारदाद किसने चिथड़े कर दी है? उसने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है मोदी ने। आज अमेरिका भी साथ है उसके, कोई नहीं है इंडिया के पास उसकी ऑक्यूपेशन के बाद उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो बड़ा होता है, लेकिन करक में जब एक मंदिर को गिराया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर एक्शन हुआ, गिरफ्तारियां हुई। इस बारे में अदालत में केस भी चल रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
पता चला। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि करक में जो मंदिर गिराया गया उसकी तामीर फौरी तौर पर, यह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इसका ऐलान किया था कि उसकी दोबारा तामीर की जाएगी। अब ना सिर्फ ये कि उसकी दोबारा तामीर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखराजात भी उन लोगों से लिए जाएं जिन्होंने ये काम किया और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन भी हो। अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता है। एक जुर्म हुआ, एक वाक़या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का आइन और इस्लामी क़वानीन के तहत भी जितने भी मज़ाहिब हैं पाकिस्तान में, उनको ये हक़ हासिल है कि वो आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं और ये बतौर रियासत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है उनको प्रोटेक्शन देना। अब ये वाक़या हुआ और इसमें एक अजीब पहलू ये भी है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो साहब हैं वहाँ उस इलाके में, उनका मरकज़ी किरदार है इसमें और मरकज़ी मुलज़िम भी वही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत में बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, उनकी मुसलसल कवरेज PDM की और सब एक वो भी पहलू और है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं असद खलील साहब, हम जो इसमें कानूनी पहलू है, सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है और उसमें जिस तरह से हुआ, इसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्रॉम्प्ट एक्शन हमने देखा है। 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां देखी हैं, लोगों को पकड़ा गया है, एक्शन लिया गया है इस मामले में। ये एक ज़रूर इस चीज़ का कम से कम एक अच्छा पहलू नज़र आता है कि फौरी बाद में लिया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर क्या रही थी जब लोग वहाँ पर पहुँच गए। ये है कि आज ये जब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, उनके साथ बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन भी थे और उनके रिमार्क्स हुए बड़े, मैं कह दूँ ज़ुबानी, लेकिन वो रिमार्क्स हो कि अपनी मर्जी से मिक्सअप ना हो जाए, ज़ुबानी अगर करेक्ट्स भी कहेंगे तो मैं बता दूंगा। मामला ये था कि जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की जनाब के 92 DSP और SP समेत 92 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब ये जो वहाँ पे समाधि है और ये मंदिर जल रहा था, जब उसको तोड़ फोड़ हो रही थी, तो उस वक्त वो क्या खामोश तमाशा ही बने रहे, ये मुअत्तली नहीं है। दूसरी बात एक अहम थी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमेशा अकलीतों के ऊपर जो को अगर इस तरह का रियर होता है वाक़या, कभी पाकिस्तान की तरीके में शायद मंदिर की बात हो, हालांकि उससे 2 घंटे पहले जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो मसाजिद को शहीद किया, मसाजिद जो है वहाँ पे उनको शहीद किया गया बाकायदा। मैं आपको ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने मध्य प्रदेश में जी, उसके ऊपर ना तो कोई एक्शन हुआ किसी खिलाफ, ना कोई मुकदमा हुआ, ना किसी ने कोई बात की, और जो वाक़या हुआ इसके ऊपर 24 घंटे के अंदर FIR भी हुई, मुलजम भी पकड़े गए, जो मरकजी मुलजम है वो भी पकड़ा गया, और ये इसकी तामीर के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और अकलीती जो एक जो हिंदू कौंसल या अकलीती एक जो रुकन है, जो एक नुमाइंदे हैं रमेश कुमार, उनका खत जो है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमने एक्शन लिया। मामला क्या है उसामा साहब, आज जो बात हुई है बड़ी अहम थी। KP के चीफ मिनिस्टर ने फौरन इसकी मजम्मत की और कहा कि हम फौरी तौर पर खर्चे, हुकूमती खर्चे पे इसको दोबारा तमीर करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, FIR भी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान का हिम्मत जो तबाह जिन्होंने किया है, जो ऐसे लोग हैं जो इंतहा पसंद हैं, इनको इबरत का निशान बनाना है, हमने इनको मिसाल बनाना है, क्योंकि हमने अकलीतों का जो फंडामेंटल जो उनका राइट्स है, हमारा कानून आइन और हमारी जो अदालतें हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जिम्मेदारी है रियासत की, रियासती इदारों की। तो लिहाजा ये जो मामला है, ये उसके जो JUIF का वहाँ पे जिस तरह रिपोर्ट आई को मकामी था बंदा, तो कहा जी, उन्होंने कहा तो उनका उनसे जो मुलजमान है, जो हमलावर हैं, ये तमाम पैसे उनकी जेबों से वसूल किए जाएं, हुकूमत क्यों खर्च करे ताकि वो इबरत का निशान। अब मामला यह है कि JUIF के जो लोग हैं वहाँ पे जिनके नाम आए, हेडलाइन है वहाँ मौलाना फजलुर रहमान की लग रही है। मस्जिद जो शहीद हुई मध्य प्रदेश की, जब मकबूजा कश्मीर के लिए कश्मीर काउंसिल की कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद कई साल मौलाना साहब करोड़ रुपए के फंड खाने के बावजूद उन्होंने कहा है कभी 5 फरवरी को यौम कश्मीर पर वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे। वो आजादी मार्च पहले कर दिया, पहले आजादी मार्च कर दिया था डिफ्यूज करने के लिए उसको। देखिए, सारी दुनिया मोदी को हिटलर कह रही है, सारी दुनिया मोदी पे ये इल्जाम लगा रही कि मोदी जो है वो वहाँ पर माइनॉरिटीज को तंग कर रहा है, उनकी जिंदगियों को तंग कर रहा है, वहाँ पर उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं है। हम इस प्रोग्राम में बार बार ये बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आई कि मौलाना फजलुर रहमान को क्या सूझी, उनके बंदों को क्या सूझी
कि उन्होंने जाके करग में बगैर भाई अमीर की अतात है, एक तरफ कहते हैं अमीर की अतात को एक जस्टिफिकेशन दे दी कि वो दुनिया को बताया कि देखिए जी पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटी अभी रिसेंटली एक ट्रांसमिशन में मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अमीर की अतात शामिल है। मैं एक चीज क्या उस बंदों के खिलाफ मौलाना साहब ने कोई एक्शन लिया? चीज की नहीं लॉजिक उसामा साहब कि ये हुआ क्या अमीर की अतात से हुआ? वो इसका अभी रिसेंटली प्रोग्राम में वो कह रहे थे अमीर की अतात लाजम है जेजुआई। जी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने कहा था जी तो अमीर की अतात थी क्या और नहीं थी तो आपने क्या डिसिप्लिन एक्शन? 4 बंदे जो आपकी मंशा के मुताबिक नहीं बोल रहे, खिलाफ बोल रहे हैं या सच की बात कर रहे हैं, आप उनको तो निकाल देते हैं। ये लोग जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बने, इनके लिए आपने क्या एक्शन लिया? मौलाना साहब बताएं। अच्छा फजलुर रहमान साहब को शायद पता नहीं होगा, मैं उनको गुजारिश कर दूं तो फिर उनको इसको कंडेम करना चाहिए। इसका पता होगा, ये नहीं हो सकता कि बंदे लोग हुकूमत को देते इनको अरेस्ट करो। रैली जब निकली वो कर इस्ताल किया गया, प्रमोट किया गया इन लोगों ने और उस वजह से ये काज हुआ सारा। उसी दिन शहीद की मसाजिद मध्य प्रदेश में, उनका भी फजलुर रहमान साहब को जिक्र करना चाहिए। इसके अलावा मदारिस, क्योंकि फजलुर रहमान साहब की तो सारी जो पावर बेस है वो मदारिस है। अभी आपने देखा बहावलपुर में 10-10 साल के बच्चे भी वैन में भर के लाए गए, तो मदारिस को बंद कर दिया गया है कानूनी तौर पर। यानी पहले वैसे ही बंद किया जा रहा था भारत में, अब तो कानून ले आए हैं कि अब रियासत में कोई मदरसा नहीं हो सकता भारत में, अब उन्होंने कानूनी तौर पर बंद कर दिया। वो चेयरमैन कश्मीर और शादी भी, अब किसी को मुसलमान करके शादी भी नहीं की जा सकती, ये भी कानून वहां गए। लेकिन फजलुर रहमान साहब को इस पर भी बात करनी चाहिए। एक पंजाब गवर्नमेंट का भी एक इशू है जी, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट में वैसे तो बिल्कुल कोई किसी का काम नहीं हो रहा, बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल, इवन सीएम जो है उनको कोरोना हुआ है, अभी कोरोना उनका नेगेटिव नहीं आया और कोरोना के अंदर ही वो मीटिंग भी ले जा रहे हैं ताकि जो बंदा है वो भी माशाल्लाह से यहाँ से कोरोना साथ लेके जाए। अब मसला ये है कि पंजाब में टीचर्स, एसोसिएट टीचर्स, लेक्चरार्स जो हैं जो ग्रेड 18 में होती हैं, उनकी ग्रेड 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर प्रमोशन होनी थी। एसोसिएट प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ग्रेड 19 में प्रमोशन होनी थी। ठीक है, इस सिलसिले में तकरीबन 430 के करीब एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, जिन्होंने 430 खानदान विक्टिम है हुकूमत के रियासत मदीना साहब वो सारा कुछ कर लिया कि उनकी प्रमोशन होनी है। 2 साल पहले उसमें एक बोर्ड हुआ, बोर्ड में 200 जो थे उनकी पीएसबी हो गई और उनको प्रमोट कर दिया गया 18 से 19 में। अब बाकी जो 200 हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट की हुई है, उन्होंने अपनी ACRs भी सारी अपडेटेड लगाई हुई हैं, उन्होंने एंटी करप्शन रिपोर्ट वो भी लाजमी होती है कि जी वहाँ से कोई किसी के करप्शन का चार्ज तो नहीं है, वो भी साथ लगाई हुई हैं। लेकिन 2 साल से उनका बोर्ड नहीं हो रहा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो हीलो बहानों से 2 साल से उसको लटका के बैठा हुआ है। अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त 230 के करीब लोग जो हैं, 430 थे, 230 के करीब पंजाब भर से जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि 700 सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं। 700 सीट वेकेंट पड़ी हुई हैं, वो बेचारे सारे पंजाब से चक्कर लगा रहे हैं। अब हुआ ये कि 2 साल के बाद वो दोबारा से उनको वो जो उनके ACRs है वो दोबारा से उनको बनवानी पड़ेंगी, एंटी करप्शन रिपोर्ट दोबारा, सारा रिकॉर्ड दोबारा पूरी एक्सरसाइज जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें मजीद एक साल तालीम जो है पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक उनको कोई तारीख दे ही नहीं रही। 200 को 2 साल पहले प्रमोट कर दिया गया, बाकी 203 ये डिस्क्रिमिनेशन का केस है, वो बेचारे बैठे हुए हैं, कोई डेट नहीं है, कोई होता है, लोग बात नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको, मुझे यकीन है कि रियासत मदीना के जो दावेदार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, यकीनन ये प्रोग्राम उन तक वो पहुंचाएंगे। पैरोकारी के कहना चाहिए, हां थोड़ा सा सीएम पैरोकारी सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार साहब तक ये प्रोग्राम अगर उनके हमदर्द हैं, डीजीपी पहुंचाएगा, PAD पहुंचाएगा, डॉक्टर साहब पहुंचाएंगे यकीनन अगर उनके हमदर्द हैं, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी तक ये चीज पहुंचेगी। और अगर पहुंचेगी तो हम उम्मीद रखेंगे कि 230 खानदान के साथ ही हो रही है, इसके बाद नहीं होगी, हम अप्रिशिएट भी करेंगे, हम आपको सल्यूट भी करेंगे। हम चाहते हैं कि ये काम अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है उसका अजाला होना चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला।